नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह। शेखावत बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। न्यूज 10 की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सप्लाई चेन की मजबूती और कनेक्टिविटी के अवरोधों जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत पर दिया जोर। साल 2014 में आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने संभाली थी प्रधानमंत्री पद की कमान। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल में उठाए देश और नागरिकों के हितों में अनेक बड़े कदम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की कनाडा यात्रा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से की मुलाकात। दोनों देश हुए साल के अंत तक सीईपीए व्यापार समझौता पूरा करने पर सहमत। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष विराम के बीच सैन्य गतिविधियां फिर तेज। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी सेना की कार्रवाई। अमेरिका ने सैनिकों की सुरक्षा को बताया हमले का आधार। और अंडर 23 एशियन कुश्ती में भारतीय पहलवानों का स्वर्णिम प्रदर्शन। अक्षय टी धेरे और विक्की ने जीता स्वर्ण। वहीं 4 भारतीय महिला पहलवानों ने स्वर्ण किया अपने नाम। और न्यूज 10 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि क्वाड का ध्यान स्पष्ट रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा। साथ ही उन्होंने इंडो पैसिफिक पर जोर देते हुए कहा कि हमें इसके लिए रणनीतिक विश्वास बढ़ाना होगा, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देना और गहन सहयोगात्मक भावना को विकसित करना आवश्यक है। Stronger growth and realizing the promise of technologies. The Indo-Pacific has, in addition, its own particular concerns. This will require enhancing strategic confidence, ensuring maritime security, promoting economic choices, and fostering a deeper collaborative ethos. And that is best done by promoting trusted and transparent partnerships. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कई पहलों में उत्साहजनक प्रगति देखी गई है। समुद्री लोकतंत्र, बहुलवादी समाज और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हम एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति साझा जिम्मेदारी रखते हैं। यह क्षेत्र वैश्विक विकास का प्रेरक बना रहना चाहिए। Seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability. We will be underlining that today, through our deliberations, which I'm confident will be useful and productive. तो आपको बता दें कि क्वाड जो है उसका आखिर फोकस क्या है। देखिए, क्वाड जो है वो 4 सदस्य देशों का एक समूह है। इसका फोकस जो है इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा पर जोर देना, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को सुनिश्चित करना, साथ ही साइबर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना भी क्वाड का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटने में भी क्वाड समूह जो देश है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ाना भी क्वाड देशों का जो एक फोकस है। इसके अलावा साथ ही सेमीकंडक्टर सप्लाई को मजबूत करना भी क्वाड समूह का प्रयास है। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा पर विशेष जोर, ये क्वाड का जो मुख्य फोकस है। साथ ही समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना भी क्वाड देशों का एक प्रमुख केंद्र रहेगा। साथ ही साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग को लगातार बढ़ावा देना,
ये भी शामिल है। 4 सदस्य देश इसके शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्वाड जो देश है उसका फोकस क्या है और भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसकी तमाम अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि साल 2014 में आज ही के दिन भारतीय राजनीति और लोगों दोनों के जीवन में एक परिवर्तनकारी युग का आगाज हुआ था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी। उन्हें प्रधानमंत्री पद संभाले 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 ये वो तारीख है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। 12 साल पहले 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। करीब 13 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के दम पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। देश में 30 साल के लंबे इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर 2014 का चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे कुल 282 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। बीते 12 साल में भ्रष्टाचार पर प्रहार से लेकर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने तक और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव से लेकर लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने तक प्रधानमंत्री मोदी ने देश और नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक बड़े कदम उठाए हैं। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज 140 करोड़ नागरिकों में देश के भविष्य को लेकर सकारात्मक ऊर्जा साफ देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं की शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया पहल के साथ स्वदेशी तौर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिला, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन ने भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। इसके तहत देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसके जरिए अनेक ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित हुआ। साथ ही 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लिंगानुपात और बालिकाओं का सशक्तिकरण भी जन आंदोलन बन गया। वहीं प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत, वोकल फॉर लोकल, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, पीएम आवास और जल जीवन मिशन जैसी अनेक पहलों ने नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर देश हित में कड़े फैसले लेने में भी कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक चिंताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र की भलाई के लिए कई मुश्किल कदम उठाए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2026 में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाक समर्थित आतंक के खिलाफ नई लक्ष्मण रेखा खींची। इसके अलावा 2017 में भारत ने जीएसटी जैसा क्रांतिकारी कर सुधार लाकर आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी। साथ ही 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का दूरदर्शी निर्णय लिया, जिससे वहां गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हुए और जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की नई हवा चली। वहीं 2019 में 3 तलाक के उन्मूलन के लिए कानून लाकर सरकार ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं फैसलों का नतीजा है कि देश की जनता ने उन पर 2019 में दूसरी बार और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भरोसा जताया। इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए नागरिक हितैषी प्रशासन बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह पीएम मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के नागरिक
विकसित भारत के उनके सपने को लेकर उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। यात्रा के दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और कई स्थानों का दौरा करेंगी। आज शाम को राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। उसके बाद गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में वो 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का गृह मंत्री दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। दोपहर में वो बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को गृह मंत्री गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को गृह मंत्री त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों का जायजा लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कनाडा के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। उनकी हाल की भारत यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया, जिसने भारत कनाडा साझेदारी को एक नई गति और नया आत्मविश्वास प्रदान किया। हमने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर भविष्योन्मुखी चर्चाएं की और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के प्रति आशावादिता भी व्यक्त की, जो दोनों राष्ट्रों के लिए विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के कृषि और कृषि खाद्य मंत्री हीथ मैकडोनाल्ड के साथ एक बैठक की। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ भी व्यापक चर्चाएं की। भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के लिए व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों के महत्व पर जोर दिया। साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का तेजी से विस्तार करता बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपभोक्ता क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र अधिक सहयोग और निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। वित्त मंत्रालय ने रिपोर्टिंग एंटाइटीज जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा डीलर और रजिस्ट्रार को वित्तीय लेन देन की जानकारी सही और समय पर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि गलत पैन, डुप्लीकेट एंट्री और ट्रांजैक्शन वैल्यू में गड़बड़ी जैसी त्रुटियां टैक्स पेयर्स के लिए परेशानी बन सकती हैं। मंत्रालय के मुताबिक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए एसएफटी रिपोर्टिंग में सटीकता बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 तय की गई है।
और अब खबर मौसम से। मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। लगभग हर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। और वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में लू की स्थिति कल तक जारी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ और तमिलनाडु में भी आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और माहे में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देश के कई राज्यों में इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने भी हीट वेव को लेकर कई अलर्ट जारी किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हीट वेव की घोषणा किस आधार पर होती है? आपको बताते हैं। दरअसल पारा जब 45 डिग्री पर पहुंचता है तो ये लू का अलर्ट यहां पर इस दौरान जारी किया जाता है। 47 डिग्री तापमान का मतलब है भीषण लू, यानी कि गर्म हवा और तेज लपट। पहली चेतावनी जो है वो मैदानों में 40 डिग्री या उससे ज्यादा होने पर जारी की जाती है। साथ ही पहली चेतावनी तटीय इलाकों में 37 डिग्री या इससे ज्यादा तापमान होने पर भी जारी की जाती है। और पहली चेतावनी पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री या उससे ज्यादा पर पहाड़ी इलाकों के लिए जारी की जाती है। और सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा तापमान का मतलब होता है लू। ये लू की श्रेणी में आ जाता है यदि तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री तक पहुंचता है तो। इसके अलावा सामान्य से 6.4 डिग्री ज्यादा यानी भीषण लू, ये इसकी ओर इशारा करता है। तो और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या होते हैं गर्मी के येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट। इसे भी जरा आप समझिए। देखिए, येलो अलर्ट जो होता है वो गर्मी की पहली दस्तक उसे कहा जाता है, इसलिए इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें कि येलो अलर्ट यानी हीट वेव की शुरुआती चेतावनी भी कहा जाता है। तापमान बहुत इस दौरान बढ़ जाता है। पूरी तरह इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ने की आशंका भी जो है वो येलो अलर्ट के तहत जताई जाती है। दोपहर के वक्त बेवजह घर से बाहर ना निकलें। खास तौर से दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक का जो समय रहता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। खुद को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी पीते रहें, तरल पदार्थ लेते रहें। ये भी येलो अलर्ट के दौरान सावधानी बरतने में आवश्यक होता है। हमेशा हल्के और ढीले सूती कपड़े पहने और हाफ स्लीव्स पहनकर घर से बाहर ना निकले। अपने शरीर को ढककर भी रखें, लेकिन वो कपड़े हल्के हों। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष सावधानी रखने की सलाह येलो अलर्ट के तहत दी जाती है। और मौसम विभाग के हर अलर्ट पर ध्यान देना भी जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी है और इस तरह की गर्मी से हमें बचना चाहिए। और येलो अलर्ट के बाद अब आपको बताते हैं ऑरेंज अलर्ट। सिस्टम तो तैयार है, लेकिन आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ऑरेंज अलर्ट यानी बहुत तेज गर्मी की चेतावनी। भयंकर गर्मी से रोजमर्रा के कामों में दिक्कत होती है और ऐसे में जो ऑरेंज अलर्ट के तहत सावधानियां विशेष रूप से बरतने की सलाह दी जाती है। प्रशासनिक विभाग हाई अलर्ट मोड पर रहता है ऑरेंज अलर्ट के दौरान। और साथ ही दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक का ये जो समय रहता है ऑरेंज अलर्ट घोषित होने पे, इस समय पर बाहर निकलने से आपको बचना चाहिए। घर के अंदर ठंडा रहने की व्यवस्था, मतलब घर के अंदर का जो आपका तापमान है उससे आप जितना हो सके ठंडा करने का प्रयास करें।
पानी, नमक और ORS का घोल लगातार तैयार रखें और उसे लेते भी रहें। ऑरेंज अलर्ट की गर्मी में इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ऑरेंज अलर्ट के दौरान बाहर जाने पर यदि ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की जाती है तो छाता, टोपी और चश्मा आप अनिवार्य रूप से लगाएं। ये आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। बेजुबान जानवरों को छाया और पानी भी उपलब्ध कराते रहें। यह ऑरेंज अलर्ट में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट से अगली जो श्रेणी वो रेड अलर्ट आती है। खतरनाक स्तर पर पारा, तुरंत एक्शन ले। जो तमाम सारे सुझाव यहां पर दिए जा रहे हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जान माल को बड़े नुकसान का सीधा खतरा रेड अलर्ट के दौरान होता है और रेड अलर्ट मतलब सबसे खतरनाक स्थिति। इस अलर्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो एहतियात, सावधानी बरतने की सलाह रेड अलर्ट के दौरान दी जाती है उससे जरूर आप लें। बिना जरूरत घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। यह रेड अलर्ट का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पहलू है। घर में रहें, पंखा, कूलर या एसी जरूर चलाएं। अपने शरीर के तापमान को भी आप ठंडा रखने का लगातार प्रयास करते रहें। प्यास न लगने पर भी बार बार पानी पिएं, यह भी जरूरी है। रेड अलर्ट में हो सकता है प्यास ना लगे, लेकिन फिर भी बार बार पानी पीने से आपका जो शरीर रहेगा वो हाइड्रेटेड रहेगा। भारी और गर्म खाने से पूरी तरीके से बचें। यह अलर्ट में ध्यान रखने वाली बात है। डाइट में ताजे फल और दही ज्यादा लें और कोशिश करें कि तरल पदार्थ जितना ज्यादा लेंगे वो रेड अलर्ट में आपके लिए, आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगा। चक्कर, उल्टी या बेहोशी पर तुरंत डॉक्टर को बुलाएं या फिर आप चिकित्सक के पास जाएं। परिवार की जानकारी रखें, पड़ोसियों की भी मदद करें। यह भी ध्यान रखें कि आपके आसपास जो पड़ोसी हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनका भी आप ध्यान रखें, क्योंकि रेड अलर्ट का मतलब होता है मौसम की सबसे खराब और खतरनाक स्थिति। और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयरलाइन और एयरपोर्ट के लिए नई SOP जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत कांगो, युगांडा, दक्षिण सूडान जैसे इबोला प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से होकर गुजरने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। इसके साथ ही यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। DGCA ने एयरलाइंस को फ्लाइट के दौरान खास अनाउंसमेंट करने के भी निर्देश दिए हैं। यात्रियों को बताया जाएगा कि अगर उन्हें बुखार, कमजोरी और उल्टी जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत क्रू मेंबर्स और एयरपोर्ट हेल्थ टीम को जानकारी दें। DGCA ने यह भी कहा है कि भारत आने के बाद अगर 21 दिनों के भीतर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो यात्री तुरंत अस्पताल जाएं और एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस को भी इसकी सूचना दें। इबोला बीमारी में शुरुआती पहचान बेहद जरूरी मानी जाती है। एयरलाइंस को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके पास मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर के पर्याप्त भंडार होने चाहिए। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी सेना ने मिसाइल लॉन्च साइट्स और समुद्र में कथित तौर पर बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों को संभावित खतरों से बचाने के लिए की गई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम लागू है और शांति वार्ता जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान को अपना न्यूक्लियर डस्ट यानी संवर्धित यूरेनियम तुरंत अमेरिका को सौंपना होगा। उन्होंने लिखा कि इस यूरेनियम को या तो अमेरिका ले जाकर नष्ट किया जाएगा या फिर दोनों देशों की सहमति से किसी दूसरी जगह, तय जगह पर इसे खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी संस्था की मौजूदगी में। और आइए सीधा रुख करेंगे जॉइंट स्टेटमेंट का। क्वाड देशों की प्रेस स्टेटमेंट को संबोधित कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हर एक्सेलेंसी मिस पेनी वोंग, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ जापान, हिज एक्सेलेंसी मिस्टर तोशिमित्सु मोटेगी, Secretary of State of the United States of America, His Excellency Mr. Marco Rubio, Honorable External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar, Excellencies, distinguished delegates, distinguished guests, and friends from the media. Namaskar and a very good morning to all of you. I welcome you to this press statement session. First, I invite External Affairs Minister of India for his remarks to the media. Sir. Thank you, Ranjit. Minister Wong, Minister Motegi, Secretary Rubio, ladies and gentlemen.
We've just concluded a very substantive and productive meeting of the Quad foreign ministers, and I thank Penny, Toshi, Marco for being here, making the effort, and for what's, as I said, been a very, very good meeting. Now, this is our first meeting in 2026. We had met twice in 2025. Understandably, much of the discussions and indeed the bilateral exchanges were devoted to the current state of the world. Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our 4 nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chain should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability, as well as that of critical minerals and resources. The goal is to intensify cooperation among ourselves while also assisting others. We, the Quad nations, are open societies who foster innovation and creativity in our quest for growth and prosperity. These forces are strengthened when we undertake more exchanges, as we intend to do. So, whether it is in business forums, healthcare initiatives, or digital activities, each facet of a joint effort makes the region that much better. As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them, while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world. The responsibilities of the Quad will grow commensurately, and we must prepare for that. So, as the host, let me thank my colleagues for their valuable contributions in what has been a very productive and forward-looking meeting. Thank you. Thank you, sir. I now invite Minister of Foreign Affairs of Australia for her remarks. Madam, the floor is yours. Thank you very much. And can I start again by thanking my good friend, Minister Jaishankar, and India for hosting today's meeting, and acknowledge my counterparts, Minister Motegi and Secretary Rubio. This is the 3rd Quad meeting we have had since Secretary Rubio took office, and we thank him for his leadership. And as we also acknowledge Minister Motegi, who has been part of the Quad since the very beginning. And at every meeting that we have had, we have been focused on momentum and on making sure we deliver outcomes which are real, which are meaningful for our people and for the people of the Indo-Pacific. As Minister Jaishankar has said, we recognise our obligation, our responsibility to provide real choices, particularly as strategic circumstances in our region are deteriorating.
The region is facing acute economic stress. We know the world is more unpredictable. We know economic volatility is increasing. And we know the consequences for our region of the Iranian closure of the Strait of Hormuz and what that means for our energy security, for our economies and for our people. We recognise the efforts of Secretary Rubio towards a diplomatic resolution to ensure freedom of navigation is restored and crucial energy supply flow, and we recognise the importance of maintaining the principle of freedom of navigation and our opposition to any tolling proposition. The Quad is today taking forward a number of new initiatives, an energy security initiative, and of course our continued work on critical minerals, because we understand that secure and reliable supply chains are a precondition to economic and strategic stability. We are also today announcing the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership, where we are launching a pilot for port infrastructure in Fiji. And I was in Fiji just a couple of weeks ago, and I know how important this will be to that country. It's a practical demonstration of our collective ability to deliver high-quality, resilient infrastructure in partnership with the region and in response to Pacific priorities. In addition, we are focusing on what more we can do to assure a transparent, more secure maritime domain in the Indo-Pacific. This is the context in which freedom of navigation and strategic stability can be operationalised, and you are seeing that we will be coordinating our maritime surveillance efforts initially in the Indian Ocean and at Exercise Malabar through the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration Initiative, and we are also expanding the Domain Awareness Initiative to the Indian Ocean. This will enable partners to access near real-time unclassified satellite tracking data to combat illegal fishing, trafficking, and also enable us to better support humanitarian disaster response. A point I do also want to emphasise in terms of outcomes we've delivered to date is that we are delivering as a collective undersea cables to all Pacific Island Forum countries, which enhances economic opportunities. We are also working together to strengthen cooperation against scam centres, particularly in Southeast Asia, building law enforcement capacity and deepening cyber cooperation. These are just some of the measures, practical measures, Quad countries are engaged in. We know we are stronger when we work together. We know we work better in partnership across our region, and we work best by listening to the priorities of our region and delivering practical outcomes to make a difference to our people's lives. Thank you very much. Thank you, Madam Minister. I now invite Minister of Foreign Affairs of Japan for his remarks to the media. Sir, the floor is yours. Thank you very much. I will speak in Japanese, so could you use headphone? Firstly, I thank Minister Jaishankar for kindly hosting the Quad Foreign Ministers meeting. I thank Jay for being the host. The first time I attended the Quad Foreign Ministerial was back in 2019, September, for the inaugural meeting. You're working on my the headphone back. You got it? Okay, thank you. I thought you understand Japanese. You're going to have to start over. I'm sorry. It's been 7 years since then, and I am delighted to see the progress of the Quad Cooperation, which is the propellant for realizing the FOIP, or the Free and Open Indo-Pacific. 10 years have passed since FOIP has been advocated. There has been significant change in the international circumstance,
At the beginning of the meeting today, I emphasized the importance of our 4 nations of the Quad in realizing the FOIP. I also explained the significance of the updated FOIP. The point of the update of FOIP is that the countries of the Indo-Pacific should strengthen the resiliency and the capacity to determine their own future. Today's meeting gave us a good opportunity to send an unswerving and unshaken message that the Quad will advance the necessary concrete cooperation for this. Also today, through frank exchange of views, we were able to align our strategic perceptions on regional developments and agreed to strongly oppose attempts to unilaterally change the status quo by force or coercion. We shared deep concern over the export restrictions of critical minerals and others as well. We discussed the North Korean situation, including nuclear and missile problems and cyber activities. We reaffirmed our commitment towards complete denuclearization of North Korea. I received support from the other 3 countries aiming to bring immediate solution to the abduction issue. Moreover, as the Iranian situation imposes enormous impact on Indo-Pacific region, energy supply viewpoint included, we confirmed the importance of diplomatic efforts in ensuring free and safe navigation in the Strait of Hormuz, as well as stability to be brought to the Middle East. The Energy Security Initiative to secure stable supply of energy in the Indo-Pacific region is a timely initiative. We would like to partner it with Power Asia, a cooperation framework for procurement of crude oil and petroleum products that Japan is promoting. Furthermore, the Critical Minerals Initiative framework launched today is a very important initiative from the perspective of strengthening the supply chain of critical minerals, and we will proceed with concrete cooperation. In this way, today we have agreed to promote various cooperation projects. We would like to work together among the Quad to develop resilience and strengthen capacity to determine their own paths in the region and to promote cooperation that truly benefits this region. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite Secretary of State of the United States of America for his remarks to the media. Sir, the floor is yours. Thank you. Let me begin by thanking India for hosting this. We appreciate it very much. To Ministers Jaishankar, Wong, and Motegi, thank you for this very productive discussion and the work that our teams have been doing leading up to this as we continue to build out this partnership into something that is a partnership of action. I'll talk about that more in a moment. Let me first point out that on the stage today is represented countries that collectively are about 1/3 of the world's GDP. Over almost 2 billion people. And these aren't just countries that have economic reach, 1/3 of the world's GDP, 2 billion people. They are countries who share strong values, strong, vibrant democracies who also are committed to many of the same concepts with regards to economic development and have many aligned interests in those fields as well. And so the goal is to turn the Quad, and 16 months ago, when I became Secretary of State and we began our conversations, we all agreed that we wanted this gathering, this partnership, to be more than just a place where we got together every now and then and discussed the problems of the world that we held in common, but a place of action, a forum of action where we can begin to turn our collective interests into action to the benefit of the people of our countries, but ultimately to the benefit of many other countries around the world who would benefit from some of the things we're working on today. And I'm very happy today that as a result of the work that our teams have been doing leading up to this conversation today and our conversations today, we have real concrete achievables that we can announce to our respective countries and to the world. On the issue of maritime security, there are 2 big announcements. The first is the launch of the Indo-Pacific Maritime Surveillance Corporation Initiative, which is going to leverage each of our countries' maritime surveillance capabilities in the Indo-Pacific to enhance information sharing. Related to that, of course, is also the expansion of the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, which provides and can provide near real-time commercial maritime domain awareness data to countries throughout the Indo-Pacific. And last, I also want to thank India for committing to hosting the next iteration of the Quad at Sea mission, which brings together our respective Coast Guards together in one place on one ship. And the reason why maritime security is so important, beyond the fact that current events remind us
of what can happen when maritime security is impeded is the fact that 60% of global maritime trade passes through the Indo-Pacific, and it's a vital national interest, not just to the 4 countries represented here today, but to dozens and dozens of countries, countless countries around the world. The second initiative is an exciting one, and that is that we're going to be partnering on issues of port infrastructure, in particular in response to insufficient port capacity in the Pacific Islands. We're announcing plans to work with Fiji to advance that country's port infrastructure. It'll be the first time that the Quad partners work together on a project, on a port infrastructure project. We believe it'll be very successful and that it will serve as a model for other projects in the future. The third topic, which we hear a lot about these days, that we'll have some deliverables on today, is the issue of critical minerals. We'll announce the Quad Critical Minerals Framework, which will guide each of us to leverage economic policy tools and coordinate investment to strengthen critical mineral supply chains, including in mining and processing and in critical minerals recycling. Finally, on energy and fuel security, we'll be announcing the Quad Initiative on Indo-Pacific Energy Security that will help strengthen regional energy resilience. And through this initiative, the partners will work to identify areas of cooperation in technology, in management, and policy, and international market analysis, and emergency response exercises. We'll be releasing a standalone statement on this initiative, and the Department of Energy from the United States will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand on this. So we are beginning to show real achievements and real accomplishments. We are deeply committed to this partnership. It is a linchpin and a cornerstone of our global strategy as a nation in the United States. That's why we're so happy to be here today, and that's why we're excited about the initiatives that we're announcing. And we're even more excited about the initiatives we're going to be working together as these take life and new opportunities present themselves. And I want to thank all of you, all 3 of you, for being here. I want to thank you for hosting us, Minister Jaishankar. And I want to thank India, by the way, for being a tremendous host. We've been here now for 4 days, and it's been a phenomenal visit. So thank you as well for everything you've done to extend such a welcome and allowing us to meet with so many people, and just as importantly, you're hosting this event. Thank you. Thank you, sir. Thank you. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. We thank the ministers for their participation and all of you for your presence. Thank you. क्वाड विदेश मंत्रियों के संयुक्त प्रेस वक्तव्य को आप सुन रहे थे। इस दौरान क्वाड समूह में भारत की अध्यक्षता और क्वाड के लक्ष्यों को भारत के द्वारा साकार करने के प्रयासों की समूह देशों के विदेश मंत्रियों ने सराहना की। इसी के साथ न्यूज़ 10 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।